सभी को नमस्कार। सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। जैसा कि आप लोग जान पा रहे हैं कि हम शुरू करने वाले हैं संगणक या कंप्यूटर में जो सबसे मेन पार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स, वो वाला पोर्शन हम शुरू करने वाले हैं। तो बिल्कुल सब साथी जुड़ जाइएगा। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रूप से रेगुलर क्लासेस के माध्यम से प्रॉपरली नोट्स आप लोगों को तैयार करने हैं और प्रॉपर नोट्स लिखते हुए जाएंगे तो आपके लिखे हुए अच्छे नोट्स होंगे। तो एक बार जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोग वो सारी चीज़ें आपके खुद के लिखे हुए, खुद के तैयार किए हुए नोट्स अगर पढ़ेंगे तो वो आपको समझने में और रिवीजन करने में बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर या संगणक में जो सबसे मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो स्टैटिस्टिक्स का है। तो स्टैटिस्टिक्स के पहले सिलेबस पे बात करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा। तो जो आपका कंप्यूटर या जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है, कंप्यूटर या जो संगणक की जो एग्जाम होने वाली है, संगणक की जो एग्जाम आप लोगों का होने वाला, उसके अंदर जो सबसे मेन पार्ट है, सबसे मेन पार्ट है वो कौन सा है? स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टैटिस्टिक्स सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं और जिसको हम कह सकते हैं कि इसकी सिलेक्शन जो बच्चा लेगा संगणक के अंतर्गत, जो आगामी बहुत शानदार वैकेंसी देखने को आपको मिलने वाली है, वो स्टैटिस्टिक्स जिसकी अच्छी होगी, जिसका पार्ट बी बहुत अच्छा होगा। पढ़ना सभी है आपको, पार्ट ए पार्ट बी, लेकिन स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी जिसका सबसे अच्छा होगा वही स्टूडेंट सिलेक्शन की मंजिल तक पहुंच पाएगा। तो देखिएगा, हम शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले आपके इसमें सिलेबस की अगर हम बात करना चाहें तो जो आपका सिलेबस है वो 7 यूनिट के अंदर डिवाइडेड है। कि जैसे पहला बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, फिर कोरिलेशन रिग्रेशन है, फिर डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे है, टाइम सीरीज है, इंडेक्स नंबर है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स है। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो आती है, जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, जिसको हम कह सकते हैं कि ये सर बेसिक स्टैटिस्टिक्स जिसको हम कहते हैं, बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो सबसे पहला यूनिट है, जिसके अंदर की स्टैटिस्टिक्स कहाँ से शुरू हुई, किस तरीके से डेटा या आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। आंकड़ों का किस तरीके से हम चित्रात्मक या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आपके कवर होने वाली है। ठीक है, दूसरी जो यूनिट आपके सिलेबस में आती है, दूसरी जो यूनिट आपके सिलेबस में आती है वो आती है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। दूसरी यूनिट की अगर हम बात करें तो वो कौन सी यूनिट होगी आप लोगों के पास? कोरिलेशन एंड किसकी बात होने वाली है? रिग्रेशन की। तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन जिसको हम कहते हैं सहसंबंध एवं प्रतीप गमन, किसकी बात होगी? सहसंबंध एवं प्रतीप गमन की बात होगी। सहसंबंध एवं प्रतीप गमन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत समझने के लिए बहुत शानदार टॉपिक होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, जो तीसरा पार्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स का, वो आता है डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे। डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे किसकी बात होगी आपके पास? डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे की बात आपको देखने को मिलेगी। डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, या जिसको हम सैंपलिंग भी कह सकते हैं, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? प्रतिदर्श, प्रतिदर्श, या जिसको हम प्रतिचयन भी कह सकते हैं सैंपल को। इसके बाद जो हमारे पास यूनिट आती है वो आती है आपके पास जिसको हम कहते हैं टाइम सीरीज, टाइम सीरीज, या जिसको हम कहते हैं काल श्रेणी। टाइम सीरीज या किसकी बात करेंगे हम? काल श्रेणी की हम बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे इंडेक्स नंबर की। किसकी बात करेंगे हम? इंडेक्स नंबर की। इंडेक्स नंबर का मतलब है जिसको हम क्या कहते हैं? सूचकांक कहते हैं। इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होगा? सूचकांक कहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है हमारे पास वो आती है वाइटल स्टैटिस्टिक्स की। किसकी बात आती है आपके पास? वाइटल स्टैटिस्टिक्स की बात होगी। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जीवनांक सांख्यिकी। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होगा जीवनांक सांख्यिकी। जीवनांक सांख्यिकी या किसकी बात होगी? वाइटल स्टैटिस्टिक्स की बात होगी। इसके बाद आते हैं हमारे पास स्टैटिस्टिकल सिस्टम। अगली जो यूनिट आपके देखने को मिलेगी सिस्टम में वो होगी स्टैटिस्टिकल सिस्टम। स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड राजस्थान। स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड राजस्थान।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि सांख्यिकीय प्रणाली, क्या कहेंगे जिसको हम सांख्यिकीय प्रणाली या जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल सिस्टम, सांख्यिकीय प्रणाली या स्टैटिस्टिकल सिस्टम एवं सांख्यिकीय संगठन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको आपका सिलेबस क्लियर होना चाहिए कि सर हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आपके नोट्स के फर्स्ट पेज पे पूरा सिलेबस आपके लिखे हुए होना चाहिए, तो इसको कर लीजिएगा नोट। उसके बाद अपन थोड़े से आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सब लोगों के लिए? यहाँ से देखो, सबसे जो पहला यूनिट आपका देखने को मिलेगा वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स का होगा। दूसरा यूनिट जो होगा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का होगा। इसके बाद हम डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे की बात करेंगे, टाइम सीरीज की बात होगी, इंडेक्स नंबर की बात होगी, वाइटल स्टैटिस्टिक्स की बात होगी और स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? सारी चीजें क्लियर है आप लोगों के लिए यहाँ तक? चलिए जी, अब देखो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है आपका, सबसे जो पहला पार्ट है उसकी हम बात करने वाले हैं कि जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या शामिल होगा। पहला यूनिट देखो, जिस बच्चे को आएगा फर्स्ट यूनिट वो आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर ये यूनिट क्लियर हो जाएगा तो इसमें जो कंसेप्ट चीज़ें हम सीखेंगे वो पूरे स्टैटिस्टिक्स जितनी आगे वाली पढ़ने वाले उसके अंदर यूजफुल रहेगा। तो पहला यूनिट बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना ज़रूरी है, पहला यूनिट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट की हम बात करने वाले हैं, तो हेडिंग लगाओ बेसिक स्टैटिस्टिक्स यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट की हम बात करने वाले हैं, यूनिट फर्स्ट। और यूनिट जो फर्स्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है आपके पास बेसिक स्टैटिस्टिक्स। बेसिक स्टैटिस्टिक्स हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बाइलिंगुअल पढ़ाने वाला हूं मैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा आप लोग। कंप्लीटली लाइव हम साथ जुड़ के पढ़ेंगे। उसके साथ साथ बाइलिंगुअल पढ़ाने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश। कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हिंदी के बहुत हार्ड भी लग सकते हैं आप लोगों को, तो वो चाहे हिंदी का याद करें चाहे इंग्लिश का, तो मैं तो दोनों बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश। तो कुछ शब्द स्टैटिस्टिक्स में इंग्लिश में याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी हम बाइलिंगुअल चलने वाले 100% इंग्लिश में और हिंदी में। जो भी मैटर, कंटेंट, क्लास, पेपर, सारी चीजें बिल्कुल आपको बाइलिंगुअल मिलने वाली है। ठीक है, चलिए जी। अब देखो हम किसकी बात करेंगे, यूनिट फर्स्ट बेसिक स्टैटिस्टिक्स की हम बात करने वाले हैं। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले आता है कलेक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। लेकिन वो कलेक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अगर हम सिलेबस की ओर जाते हैं तो वहां सबसे पहले लिखा हुआ है कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फिर आता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, फिर आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और फिर आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, फिर आता है हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब आंकड़ों का संग्रह है, उसके बाद वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की बात होगी, और उसके बाद में हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें बात होती है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की, और फिर आते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जिसे आप किरण के माप कहते हैं, फिर आते हैं हमारे पास मोमेंट जिनको हम परिघात कहते हैं। इस तरीके से हम सिलेबस पे चलेंगे, लेकिन उस सिलेबस पे आने से पहले
कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बेसिक बातें, स्टैटिस्टिक कब से शुरू हुआ, क्या इसका यूज है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि कब से स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत हुई, किस किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स बनाई जाती है, कौन से आंकड़े या डेटा होते हैं। तो वहां से कई बार एक हिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो पहले वो बातें हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक शब्द का जिसने यूज किया है, सबसे पहले जिसने स्टैटिस्टिक शब्द का यूज किया है, वो यूज करने वाले हैं गोटफ्राइड अकेनवॉल। तो धीरे धीरे देखो, इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है बच्चों को। एक बार हम लिखते हुए चलेंगे सारी चीजें, फिर जाके आपकी बातें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। देखो क्या हम करने वाले हैं इसके अंतर्गत। देखो, तो आपको सबसे पहला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्टैटिस्टिक्स अगर पढ़ ही रहे हैं तो किसी ने पूछे कि भाई स्टैटिस्टिक्स किसने बनाई थी, स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, स्टैटिस्टिक्स वर्ड कैसे आया, और कंट्रीज में और देशों में और भाषाओं में स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से काम करने वाली है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे सीखनी है, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, ये सारी चीजें आपको यहां से देखने की जरूरत होगी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है, जो स्टैटिस्टिक्स शब्द या जो वर्ड है, स्टैटिस्टिक्स जो शब्द या जो वर्ड है, शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, गोटफ्राइड अकेनवॉल ने किया। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है कि स्टैटिस्टिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो ये हिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, वहां से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 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 गोट फ्राइड अकेनवॉल, गोटफ्राइड अकेनवॉल कहाँ के रहने वाले थे, लिख सकते हैं जर्मनी के रहने वाले थे। गोटफ्राइड अकेनवॉल जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, द्वारा किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिक्स वर्ड was used by Gottfried Akenwall. First of all statistics word is used by Gottfried Akenwall. First of all statistics word was used by Gottfried Akenwall. तो सबसे पहले जब स्टैटिस्टिक्स शब्द की बात हुई तो स्टैटिस्टिक्स शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग में किया गया या किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया, तो वो है गोटफ्राइड अकेनवॉल, ठीक है। क्या कह रहे हैं सर, वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है, बहुत शानदार वैकेंसी जल्द मिलेगी। अब संपूर्ण कोर्स यूट्यूब पे नहीं होगा, कुछ क्लासें यूट्यूब पे होंगी, बाकी एप्लीकेशन पे कोर्स स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं, पढ़ाई भी शुरू कर दी है प्रॉपर तरीके से आज से, और नोट्स भी बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। चलिए जी, सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। चलिए जी, अब देखो हम किसकी बात करते हैं, अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स वर्ड की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स वर्ड किसने काम में लिया था, गोटफ्राइड अकेनवॉल, जर्मनी के रहने वाले थे। कब काम में लिया था ये भी लिख सकते हो अगर और डिटेल में जाना चाहते हो तो, 1749 ईस्वी में। कब काम में लिया, 1749 ईस्वी में इन्होंने काम में लिया था, 1749 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद देखो धीरे धीरे स्टैटिस्टिक्स वर्ड आ गया, लेकिन जो आधुनिक सांख्यिकी, जब बात करते हैं किसके, मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, आधुनिक सांख्यिकी के जनक की बात करते हैं, तब बदल जाता है। अगर आपको कोई नॉर्मली पूछे कि भाई सांख्यिकी के जनक कौन है, या सांख्यिकी शब्द के जनक कौन है, या सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स वर्ड सबसे पहले किसने उपयोग में लिया, तब आपको आंसर देना है गोटफ्राइड अकेनवॉल, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यही क्वेश्चन देखो, दूसरे यही क्वेश्चन
यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से पूछेगा कि आधुनिक सांख्यिकी के जनक, यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से पूछेगा कि आधुनिक सांख्यिकी के जनक, आधुनिक सांख्यिकी के जनक, आधुनिक सांख्यिकी के जनक, आधुनिक सांख्यिकी के जनक, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। किसकी बात हो रही है? फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, आधुनिक सांख्यिकी के जनक या फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। तो आधुनिक सांख्यिकी के अगर जनक की अगर बात करते हैं तो फिर किसकी बात आती है? वहां किसका नाम आता है? आर ए फिशर का, आर ए फिशर का नाम वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपको याद होना चाहिए, आर ए फिशर। अगर आधुनिक सांख्यिकी के जनक की बात हो रही हो, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही हो, तो किसकी बात होगी? आर ए फिशर की बात होगी। किसकी बात होगी आपके पास? आर ए फिशर की बात। आपको ये वर्ड आपको याद रखना है, नाम याद होना चाहिए बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से। तो स्टैटिस्टिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करना हो या स्टैटिस्टिक्स शब्द किसने दिया, तब तो आपको किसकी बात होगी? गॉटफ्राइड अकेनवॉल। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आधुनिक सांख्यिकी के जनक या फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स की अगर आपसे बात पूछे तो फिर आपको क्या कहना है कि सर कौन आंसर होगा? आर ए फिशर होगा। इसके बाद बात आती है कि भारतीय सांख्यिकी के जनक की बात आती है। इसके बाद किसकी बात आती है? भारतीय सांख्यिकी के जनक की बात आती है। क्लियर है बात? अब बात आती है किसकी? कि भारतीय सांख्यिकी के जनक की बात आती है कि जो भारतीय या इंडियन स्टैटिस्टिक्स है उसके जनक कौन है। तो भारतीय सांख्यिकी के जनक की अगर हम बात करते हैं, ये तो हम ऑल वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे थे, अब हम किस पे बात करने वाले हैं? भारतीय सांख्यिकी के जनक या किसकी बात करने वाले हैं? फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। तो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें कि भारतीय सांख्यिकी के जनक, भारतीय सांख्यिकी के जनक किसकी बात हो रही है? भारतीय सांख्यिकी के जनक या जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं भारतीय सांख्यिकी के जनक की, तो वहां किसकी बात होती है? फिर आपके पास पीसी महल नोबिस की बात होती है। स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो वहां किसकी बात होगी? ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, प्रशांत चंद्र महल नोबिस, या शॉर्ट में ही लिखा जाता है पीसी महल नोबिस। पीसी, आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, पीसी महल नोबिस। ऐसा इन्होंने क्या कर दिया था कि सर इनको हम भारतीय सांख्यिकी के जनक कहने लग गए, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहने लग गए। कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा कि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स क्यों कहते हैं इनको? कि भाई कुछ तो वर्क किया ही होगा, कुछ ऐसा खास किया होगा, तभी तो इनको क्या कहा गया है? फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहा गया है। तो इन्होंने किसकी बात की थी? इन्होंने दी थी महल नोबिस दूरी की एक अवधारणा दी थी। इन्होंने क्या दी थी? नीचे लिखेगा इन्होंने, इन्होंने क्या दिया था आपको? कि महल नोबिस दूरी की अवधारणा, चाहे यही लिख सकते हैं आप ताकि याद रहेगी कि इन्होंने महल नोबिस दूरी की अवधारणा दी थी। महल नोबिस दूरी की अवधारणा दी थी। कौन सी डिस्टेंस की? महल नोबिस दूरी की अवधारणा, महल नोबिस दूरी की अवधारणा, दूरी की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ये भी पूछ लेता कई एग्जाम्स में कि क्या किया था इन्होंने? अवधारणा प्रस्तुत की थी, महल नोबिस दूरी की अवधारणा प्रस्तुत की थी। रिप्रेजेंटेड थ्योरी ऑफ महल नोबिस डिस्टेंस।
क्या रिप्रेजेंट किया था? रिप्रेजेंटेड थ्योरी ऑफ महलनोबिस डिस्टेंस। क्या दिया था इन्होंने? महलनोबिस जो आपके पास दूरी थी, महलनोबिस डिस्टेंस की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अब सर महलनोबिस डिस्टेंस में क्या होता है? महलनोबिस डिस्टेंस में क्या होता है कि महलनोबिस दूरी क्या बताती है, क्या चीज है सर महलनोबिस डिस्टेंस? तो उसकी हम बात करते हैं। महलनोबिस जो दूरी या जो डिस्टेंस है वो क्या करती है? एक सांख्यिकीय उपाय या जिसको हम कहते हैं कि एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसका उपयोग पैटर्न का विश्लेषण करने और चर के बीच संबंध की पहचान करने के लिए किया जाता है। ये जो महलनोबिस दूरी हम पढ़ रहे हैं, महलनोबिस डिस्टेंस जो हम पढ़ रहे हैं, ये महलनोबिस दूरी क्या करती है कि कोई भी पैटर्न, क्या पैटर्न आंकड़े या डेटा का है, उसका विश्लेषण या एनालिसिस करने के लिए और उसके साथ साथ चरों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए या चरों के मध्य संबंध व्यक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो लिखना चाहें तो आप एक लाइन और लिख सकते हैं, ये तो लिख लिया आप लोगों ने, ये क्लियर है। शब्द की अगर बात आती हो तो आपको गोटफ्राइड अकेनवोल आंसर देना है। आधुनिक सांख्यिकी के जनक की बात हो, अगर फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स की बात हो तो आर फिशर की बात करनी है। भारतीय सांख्यिकी के जनक की अगर बात करनी हो तो पीसी महलनोबिस, आपके वर्ड याद होना बहुत जरूरी है। और अगर इन्होंने ऐसा क्या किया था कि सर इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, तो इन्होंने महलनोबिस दूरी की अवधारणा प्रस्तुत की थी, रिप्रेजेंट थ्योरी ऑफ महलनोबिस डिस्टेंस। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है। अब देखो एक लाइन और लिख लीजिएगा, मैं बोल के लिखवा रहा हूं, आप लोग लिखिएगा, एक लाइन और लिख लीजिएगा। एक लाइन और लिखिएगा। इस यहां तक सब लोगों ने लिख लिया होगा, इसके नीचे लिखिएगा, इस अवधारणा की सहायता से, 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 इस अवधारणा की सहायता से पैटर्न का विश्लेषण, इस अवधारणा की सहायता से पैटर्न का विश्लेषण, ऐसे लिख लो नॉर्मली, पैटर्न या जो भी ट्रेंड चल रहा है, पैटर्न का विश्लेषण, इस अवधारणा की सहायता से पैटर्न का विश्लेषण तथा चर के मध्य संबंध ज्ञात किया जाता है, तथा चर के मध्य संबंध ज्ञात किया जाता है, तथा चर के मध्य संबंध ज्ञात किया जाता है, तथा चर के मध्य संबंध ज्ञात किया जाता है। क्या कह रहे हैं सर? कंप्यूटर बुक पार्ट बी के लिए वो भी जरूर मिलेगी आपको, जरूर आएगी भी, है ना, जल्द ही। पहले पढ़ाई तो शुरू करें, ठीक है। चलिए जी, अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात हुई, अभी तक सिर्फ हम स्टैटिस्टिक्स की ही बात कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई है। फिर अलग अलग कुछ देखो, स्टैटिस्टिक्स से जो सब्जेक्ट है अपने आप में वो बहुत सारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स जो डेवलपमेंट हुआ है या स्टैटिस्टिक्स का जो विकास हुआ है उसमें जरूरी नहीं कि कोई सांख्यिकी विधि ही हो, बहुत सारे गणितज्ञ या मैथमेटिशियन भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं जो स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी थ्योरी दी है। बहुत सारे जो ये लोगों के नाम देख रहे हो, कोई फिजिक्स का बड़ा प्रोफेसर विद्वान रहा है, कोई मैथ्स का बड़ा प्रोफेसर विद्वान रहा है, उन्होंने ये सारी थ्योरी को डेवलप किया है। ठीक है। क्लियर है सारी चीजें यहां तक? अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टैटिस्टिक्स की और भी कई सारे डेफिनेशन दी हुई है, जैसे कि हम बात करें किसके, डॉक्टर बाउले की। तो डॉक्टर बाउले के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बाउले, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बाउले, अब डॉक्टर बाउले ने क्या डेफिनेशन दी, क्या परिभाषा दी स्टैटिस्टिक्स की? कई बार ये कथन या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बाउले, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बाउले। अब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बाउले अगर हम बात करना चाहें
क्या डेफिनेशन दी इन्होंने स्टैटिस्टिक्स के बारे में? तो डॉक्टर बाउले ने जो डेफिनेशन दी तो क्या कहा कि सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। सांख्यिकी को सांख्यिकी को उचित रूप से सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। तो बाउले ने क्या डेफिनेशन दी? स्टैटिस्टिक्स is properly statistics is properly a science of averages, कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो किसका है? माध्यों का विज्ञान है। ये डेफिनेशन किसने दी है? प्रोफेसर या डॉक्टर बाउले ने दी है। किसकी डेफिनेशन दी है? स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दी गई है। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो हम बात करने वाले यहाँ पे कि सर डॉक्टर बाउले के अनुसार सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बाउले, स्टैटिस्टिक्स इज प्रॉपर्ली ए साइंस ऑफ एवरेजेस। स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ एवरेजेस। फिर एक डेफिनेशन दी है क्रॉक्सटन और काउडेन ने। एक डेफिनेशन और दी है, वो किसके द्वारा दी गई है? क्रॉक्सटन और काउडेन के द्वारा। क्रॉक्सटन एंड काउडेन, क्रॉक्सटन एवं काउडेन, क्रॉक्सटन एवं काउडेन के द्वारा एक डेफिनेशन और दी गई है। क्रॉक्सटन और काउडेन के द्वारा क्या डेफिनेशन आपको दी गई है? क्रॉक्सटन और काउडेन, क्रॉक्सटन एंड काउडेन, ये डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। क्या डेफिनेशन दी गई है क्रॉक्सटन और काउडेन के द्वारा? कि सांख्यिकी को क्या कहा उन्होंने? कि संख्यात्मक तथ्यों, उन्होंने क्या कहा सांख्यिकी या स्टैटिक्स के बारे में? कि संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, उनकी तुलना, उनका इंटरप्रिटेशन से संबंधित विज्ञान कहा जाता है। कि सांख्यिकी को क्या कहा क्रॉक्सटन और काउडेन ने? कि जो भी आंकड़े या डेटा है, जो भी तथ्य होंगे उनका संग्रहण करना है, उनके बाद उनका विश्लेषण करना है, उनका प्रस्तुत करना है, उनका निर्वचन या इंटरप्रिटेशन करना है। उनका विज्ञान कहा गया किसको? सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स को। तो देखिएगा, सांख्यिकी या किसको कहा गया? स्टैटिस्टिक्स को। तो सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, लिखिएगा। सांख्यिकी को सांख्यिकी को सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं निर्वचन एवं निर्वचन का एवं निर्वचन का एवं निर्वचन का विज्ञान कहा जाता है। निर्वचन का विज्ञान कहा जाता है। ये किसने कहा? क्रॉक्सटन और काउडेन ने डेफिनेशन दी है। किसके बारे में बताया? स्टैटिस्टिक्स के बारे में। कि सर स्टैटिस्टिक्स क्या चीज है? तो देखो, स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा in which
in which collection in which collection in which collection comma representation in which collection comma representation comma comparison comma comparison comma comparison and interpretation and interpretation। देखो अभी हम शुरुआत नहीं किए हैं, लेकिन जब स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ने लग जाओगे, धीरे धीरे अपन आगे चलेंगे, तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला काम होता है आंकड़ों का संग्रहण, या जिसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, लिखा हुआ है आंकड़े या तथ्यों का क्या होगा, संग्रहण या कलेक्शन होगा। उसके बाद उनको प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जिसके अंदर हम टेबल वगैरह, सारणी वगैरह बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो आगे धीरे धीरे हम सीख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तुलना या कंपैरिजन भी हो जाता है टेबल या सारणी की सहायता से। फिर उसमें निर्वचन या इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होगा वहाँ कैलकुलेशन होगी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो सारी चीजें आगे हम पढ़ने वाले, तब ये परिभाषाएं बहुत ईजी लगेंगी आप लोगों को। और उसके बाद हम किस पे पहुंच जाते हैं, निष्कर्ष या रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि स्टैटिस्टिक्स या जो सांख्यिकी है, संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं निर्वचन का विज्ञान कहा जाता है। तो किसके अकॉर्डिंग बात करें हम, क्रॉक्सटन और काउडेन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। क्रॉक्सटन और काउडेन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब लोगों के लिए, यहां तक क्लियर है सारी बातें। तो अभी तक हम किसकी बात की है, जनरली हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आराम से चलना है, बर्डन नहीं लेना है। देखो अगर सही तरीके से प्रॉपर खुद से नोट्स बनाते हुए चलें, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके से हम पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं। पूरे नोट्स आपकी कॉपी नोटबुक बनने वाली है। जो बच्चा कॉपी पेन काम में लेगा वो बच्चा आगे जाएगा। एक बार सारी चीजें समझ के पढ़ेंगे और उसके बाद उसी मैटर को रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत सहूलियत रहेगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि भाई क्रॉक्सटन और काउडेन की अगर हम बात करें तो उन्होंने डेफिनेशन दी। बाउले के अनुसार क्या डेफिनेशन दी गई, और भी कई सारे डेफिनेशन हम आगे आगे धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। और ये हमने बात की जनरल हिस्ट्री के बारे में कि ये स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग हिस्ट्री की बात होती है। अब देखो ये जो स्टैटिस्टिक्स शब्द जो आप पढ़ रहे हो, इसमें इस शब्द का अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम होता है। जो हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, ये इंग्लिश वर्ड है। जो हम ये पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, ये कौन सा वर्ड है, इंग्लिश वर्ड। तो अब हम लिखने वाले हैं कि सांख्यिकी का विभिन्न भाषाओं से संबंध। किसकी बात करने वाले हम, सांख्यिकी का विभिन्न भाषाओं से संबंध। सांख्यिकी का विभिन्न भाषाओं से संबंध। सांख्यिकी का विभिन्न भाषाओं से संबंध। विभिन्न भाषाओं से संबंध की बात हो रही है। सांख्यिकी का विभिन्न भाषाओं से संबंध कि स्टैटिस्टिक्स का अलग अलग लैंग्वेज से क्या रिलेशन रहा है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से कि अलग अलग भाषाओं से सांख्यिकी का क्या रिलेशन है। रिलेशन रिलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, रिलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, रिलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स with other languages, with other languages, with other languages, कि जो अदर लैंग्वेजेस होंगी उनके साथ स्टैटिस्टिक्स का क्या संबंध है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेशली आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो यहाँ से लगभग क्वेश्चन बन ही जाता है कि सांख्यिकी का विभिन्न भाषाओं से संबंध। अब इसमें क्या बात करने वाले हम, ये आपको सबको पता है कि अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज। किसकी बात हो रही है, अंग्रेजी भाषा या इंग्लिश लैंग्वेज में हम सांख्यिकी को क्या कहते हैं, बिल्कुल सांख्यिकी को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स, जो हम काम में लेते हैं वर्ड। मैं अंग्रेजी भाषा की अगर बात करूं, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करूं, तो वहां हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है सांख्यिकी को।
अब अगर मैं बात करूं किसकी, लेटिन भाषा की, तो वहां लेटिन भाषा की अगर मैं बात करूं, कौन सी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, लेटिन भाषा की, तो वहां सांख्यिकी को क्या कहा जाता है, स्टेटस कहा जाता है। वहां सांख्यिकी को क्या कहा जाता है, स्टेटस कहा जाता है। अगर हम बात करें किसकी, लेटिन भाषा की, तो वहां सांख्यिकी को क्या कहेंगे, स्टेटस कहा जाता है। ऐसे अगर हम इटालियन में बात करें तो इटालियन इटालियन की अगर हम बात करें, इटालियन भाषा की अगर हम बात करें, इटालियन लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो इटालियन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, स्टेटी स्टेटिस्टा कहा जाता है इसको। इटालियन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, स्टेटिस्टा कहा जाता है। ऐसे अगर हम जर्मन लैंग्वेज में बात करें तो क्या कहा जाता है, अगर हम जर्मन लैंग्वेज की अगर बात करें, जर्मन भाषा की या जर्मन लैंग्वेज की, तो स्टैटिस्टिक्स को क्या कहा जाता है, स्टैटिस्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टैटिस्टिक कहा जाता है, स्टैटिस्टिक क्या कहा जाता है, स्टैटिस्टिक कहा जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है ये सारी चीज़ें, और ये बिल्कुल कंसेप्ट आपको अच्छे से याद होना बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो हर क्लास अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगी। क्वेश्चन चाहे जैसा अगला कैसे भी इधर से उधर पूछे, चाहे उधर से इधर पूछे, समझते हो इस बात का मतलब, कि कई बार जो हम रिजल्ट पढ़ के जाते हैं वो ऑप्शन में मिलता है, कई बार उसको घुमा के पूछेगा, तो कई बार दो तीन कथन या सारी चीज़ें एक, अब ये एक क्वेश्चन में ही पूछ सकता है। कि भाई अब आप कहते हो कि सर वो मिलान वाले क्वेश्चन आ गए थे, आजकल क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ गया, अब वो दे देगा कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। एक टेबल इधर बना देगा, एक टेबल यहाँ बना देगा, फिर कहेगा कि सही को सही से मैच करो, तो कि फर्स्ट फर्स्ट पे जा रहा है, सेकंड किस पे जाएगा, तो इस तरीके का आ जाएगा। अब क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन बना दे, दो टेबल बना दे, इन नामों को ऊपर नीचे लिख देगा कि कौन सा नाम किस भाषा के अनुसार है, फिर वो, तो इसलिए आप कहते हो कि सर पेपर का लेवल बहुत हार्ड आ गया। लेवल हार्ड नहीं आएगा पेपर का, आपको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है, कि जो सारी चीजें हमें पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली हमें आनी चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें हमें बिल्कुल प्रॉपरली आनी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है सब लोगों के लिए। अब वो क्वेश्चन का लेवल नहीं बढ़ता है, वो आप ही लोगों को लगता है कि पता नहीं सर मिलान वाले क्वेश्चन आ गए, टेबल वाले क्वेश्चन आ गए। अब हम क्या है कि आधी अधूरी जानकारी पढ़ के जाते हैं, तब वो क्वेश्चन आपको टिपिकल लगते हैं, नहीं तो वो क्वेश्चन बहुत सिंपल बनते हैं, उसमें बस थोड़ा सा पढ़ने की एक्स्ट्रा आवश्यकता होती है। अब मान लो इससे टेबल दो दो टेबल बना दे और फिर मिलान करवाए कि कौन सा सही मिलान होगा, तो फिर वो क्वेश्चन कौन सा बन जाएगा, आपका लेवल वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रह के पढ़ना, पढ़ना डिटेल में, हम लोगों को जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ कोई क्लास के घंटों की कोई समस्या है नहीं, आपको पता ही है कि मैं ही पढ़ाने वाला हूँ लगभग मोस्ट ऑफ आपका जो मैटर है, चाहे स्टैटिस्टिक्स हो, मैथ्स हो, इकोनॉमी का पार्ट हो, तो बिल्कुल निश्चिंत आराम आराम से पढ़ना है। लेकिन जो चीज़ पढ़ ली अगर उसमें से कुछ भी हमें पूछ ले, तो फिर उसमें हम गलती नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात। भाई मान लो आप एग्जाम में 15 यूनिट है सिलेबस में, 15 में से मान लो किसी को एक आधी यूनिट कोई हार्ड भी लग गई, कि 12 ही पढ़ के गया हो, 10 ही पढ़ के गया हो, या 14-13 यूनिट पढ़ी हो, लेकिन अगर या 15 पढ़ ले पूरी, हम तो पूरी पढ़ाने ही वाले हैं, अच्छी बात है। लेकिन मान लो फिर भी कोई एक आधी चीज, कोई कंसेप्ट मान लो नहीं लगे, कुछ कोई चीज ऊपर नीचे लगे, लेकिन जो पढ़ के हम गए उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए, वहां फिर कंफ्यूजन बच रहा है, इसका मतलब सिलेक्शन नहीं होगा, या वहां कोई गलती हो रही है। तो जो चीज या जो टॉपिक या जो कंसेप्ट हम पढ़ के जाएं, उससे रिलेटेड पूरी ओवरऑल जड़ से लेके, जिसको कहते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक, आपका एकदम प्रॉपरली क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक की, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए जी, अब देखो हम बात करते हैं किसकी, ये बात हुई किसकी, किसकी बात हुई कि स्टैटिस्टिक शब्द को अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषाओं में क्या कहा जाता है। ठीक है, इन सब का मीनिंग जब ये शुरुआत में काम में लेते थे, तो ये स्टैटिस्टिक्स, ये जो शब्द आया है, ये किसी भी स्टेट या राज्य के जो आंकड़े या डेटा होते थे उसके रिगार्डिंग बात हुई है। तो यहाँ जो इन सभी शब्दों का अर्थ जो होता था वो राज्य या स्टेट से होता था। तो नीचे लिख भी सकते हो आप कि इन सभी शब्दों का अर्थ, जब शुरू शुरू में स्टैटिस्टिक डेवलप हुआ था, इन सभी शब्दों का अर्थ, इन सभी शब्दों का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स, इन सभी शब्दों का अर्थ किससे है, स्टेट या राज्य से है। सभी शब्दों का अर्थ किससे है, स्टेट या राज्य से है। इन सभी शब्दों का अर्थ, देखो जब शुरुआत जब स्टैटिस्टिक्स की हुई थी, जब स्टैटिस्टिक्स की बेसिक जरूरत हुई थी हम लोगों को,
तब क्या हुआ था हमारे पास, तब हमारे पास क्या हुआ था सर, कि जब शुरुआत हुई थी स्टैटिस्टिक्स की तो ये एक पर्टिकुलर एक राज्य के डेटा आंकड़े रखने के लिए शुरू हुई थी। तो जब भी स्टेट, स्टेटस, स्टेटिका, स्टैटिस्टिका, ये शब्द किससे रिलेटेड है, इनका अगर जनरल मीनिंग देखें तो किसकी बात होती है, एक राज्य स्टेट की। फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ, बहुत सारे मैथमेटिशियन आए, गणितज्ञ आए, अलग अलग सब्जेक्टों के एक्सपर्ट आए, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स का संबंध हर सब्जेक्ट में किसकी जरूरत होती है, स्टैटिस्टिक्स। चाहे मैथ्स पढ़ लो, चाहे फिजिक्स पढ़ लो, चाहे बायोलॉजी पढ़ लो, चाहे साइकोलॉजी पढ़ लो, चाहे आपकी हिस्ट्री पढ़ लो, चाहे पॉलिटिकल पढ़ लो, जियोग्राफी पढ़ लो, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जहाँ स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं हो रही। और हमारे डेली रूटीन में, दैनिक जीवन में ऐसा कोई वर्क नहीं है। धीरे धीरे मैं स्टैटिस्टिक्स जब भी पढ़ाता हूँ तो उसको हम एक एग्जाम्पल से जोड़ के पढ़ाएंगे। किससे जोड़ के पढ़ाता हूँ, हमेशा एग्जाम्पल में। आपको दिख नहीं रही है, आपके डेली लाइफ में हर जगह स्टैटिस्टिक्स अप्लाई हो रही है और उसी को हम जीवित करते हुए आगे पढ़ने वाले। अभी तो ये तो कौन सी बातें चल रही हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड बातें चल रही है, इसलिए आप लोगों को लग सकता है कि सर कुछ बातें याद करने की, नहीं तो स्टैटिस्टिक्स में याद नहीं करने दूंगा। सारी चीजें आप ही से जोड़ के आपके एग्जाम्पल के साथ हम लाइव पढ़ने वाले हैं कि यार इतने दिन हमें पता ही नहीं था कि स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है। और उस चीज को हम रिलेट करते हुए जोड़ते जोड़ते पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान बन जाएगी ये सारी चीजें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक की सारी चीजें? यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है? अब देखो, एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं स्टैटिशियन। जैसे मैथ का कोई व्यक्ति होता है, मैथ्स में अच्छा नॉलेज रखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैथ से संबंधित जो कार्य करता है उसको मैथमेटिशियन, गणितज्ञ कहते हैं। वैसे ही कोई व्यक्ति को स्टैटिशियन कब कहते हैं, स्टैटिस्टिशियन कब कहेंगे उसको, सांख्यिक बोलते हैं उसको, या सांख्यिकीविद भी कह सकते हैं, या सांख्यिक कब बोलते हैं किसी व्यक्ति को, स्टैटिस्टिशियन कब बोलते हैं। स्टैटिस्टिशियन कब बोलते हैं हम किसी भी व्यक्ति को, हम स्टैटिस्टिशियन कब बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन सांख्यिकीय विधियों को काम में लेते हुए, अगर कोई व्यक्ति स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज में लेते हुए, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अगर कोई व्यक्ति यूज में लेते हुए अगर आंकड़े या डेटा कलेक्ट करता हो, संग्रहित करता हो और उनके अंदर वर्क करता हो, मतलब उनका एनालिसिस करता हो, विश्लेषण करता हो और एक सटीक कंक्लूजन निकालता हो, तो जो वर्क ये व्यक्ति करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिशियन या सांख्यिक कहते हैं। उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, स्टैटिशियन, या क्या कहेंगे, सांख्यिक कहेंगे। क्या बात क्लियर है? क्या कह रहे हैं सर, डेली क्लास ऑन वाईटी? डेली नहीं हो पाएगी भाई, कभी कभार ही हो पाएंगी कुछ क्लासेज ही, बाकी जो क्लासेज होंगी वो तो प्रॉपर डेली तो एप्लीकेशन में ही हो पाएंगे। ठीक है, चलिए जी अब देखो, लिख लीजिएगा एक डेफिनेशन ताकि क्लियर हो जाए। किसकी डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं हम, स्टैटिस्टिशियन की डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं। किसके डेफिनेशन? तो क्या होगा, वह व्यक्ति जो किसी, क्या करेगा, वो पहले डेटा कलेक्ट करेगा, जो किसी क्षेत्र में सांख्यिकीय, जो किसी क्षेत्र में, जो किसी क्षेत्र में सांख्यिकीय, जो किसी क्षेत्र में सांख्यिकीय रीतियों, सांख्यिकीय रीतियों द्वारा, सांख्यिकीय रीतियों द्वारा, सांख्यिकीय रीतियों द्वारा, वह व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में सांख्यिकीय रीतियों द्वारा समंकों या तथ्यों, समंकों या तथ्यों, समंकों या तथ्यों का, समंकों या तथ्यों का संग्रहण करके, संग्रहण करके, संग्रहण एवं, संग्रहण एवं विश्लेषण करके, एवं विश्लेषण करके, विश्लेषण करके सटीक परिणाम, विश्लेषण करके सटीक परिणाम प्राप्त करता है, विश्लेषण करके सटीक परिणाम प्राप्त करता है, सटीक परिणाम प्राप्त करता है, सटीक परिणाम प्राप्त करता है, उसे, उसे सांख्यिक या स्टैटिस्टिशियन कहते हैं, उसे सांख्यिक या स्टैटिस्टिशियन कहते हैं, उसे सांख्यिक या क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिशियन कहते हैं, उसे सांख्यिक या स्टैटिस्टिशियन कहते हैं,
उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, सांख्यिक या स्टैटिशियन कहते हैं। ए पर्सन हु स्टडी अबाउट collection of data comma analysis of data and obtains an unbiased results or conclusions is called statistician उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिशियन कहते हैं। इज कॉल्ड स्टैटिशियन, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, स्टैटिशियन कहते हैं। क्या बात क्लियर हुई? क्या कहा हमने कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स अभी मैंने कहा कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर स्टैटिस्टिक्स नहीं काम में आती हो, चाहे वो किसकी बात हो आप लोगों के पास, चाहे वो मैथ्स की बात हो, फिजिक्स की बात हो, बायोलॉजी की बात हो, चाहे वो कॉमर्स की बात हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स की बात हो, जियोग्राफी की बात हो, हिस्ट्री की बात हो, पॉलिटी की बात हो, वो सारी चीज़ों की अगर हम बात करें, तो सांख्यिकीय रीतियों द्वारा समअंकों या तथ्यों का क्या करता हो, संग्रहण या कलेक्शन। इसके अंदर ही सारी चीजें आ जाती हैं, जितना डिटेल में मैंने नहीं लिखा कि उनको प्रस्तुत भी करता, उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वो विश्लेषण करने से पहले वो सारे काम करने ही पड़ते हैं और उसके बाद रिजल्ट प्राप्त करता। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, सांख्यिक, या उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिशियन कहते हैं। क्लियर है सब लोगों के लिए? A person who study about collection of data, analysis of data and obtains an unbiased results or conclusions is called statistician। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, सांख्यिक, या क्या कहते हैं, स्टैटिशियन कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, स्टैटिशियन कहते हैं। क्या ये क्लियर है सब लोगों के लिए? तो ये अभी तक जो हमने बातें की हैं, वो सारी चीजें अभी तक किसके बारे में बात हुई है, अभी बेसिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात हुई है कि सर स्टैटिस्टिक्स वर्ड कहाँ से आया, स्टैटिस्टिक्स वर्ड को अलग अलग भाषाओं में क्या कहा जाता है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स या भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है। ये सारी चीजों की अगर हम बात करें तो ये सारी डिटेल यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, लगभग हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। अब जो हमारी मेन कंसेप्ट जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, आंकड़ों से शुरू होता है। कहाँ से? आंकड़ों से या डेटा से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? मेन कंसेप्ट जो स्टैटिस्टिक्स का शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा, डेटा से शुरू होगा। आंकड़े क्या होते हैं, डेटा किसको कहते हैं, और उसके बाद में हमारे प्राथमिक या प्राइमरी डेटा कौन से होंगे, सेकेंडरी डेटा कौन से होंगे, ये क्लियर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। प्राइमरी डेटा किस तरीके से एकत्रित किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सेकेंडरी डेटा किस तरीके से एकत्रित करते हैं या कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अगले सेशन में हम डेटा के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो पूरे जो प्राइमरी सेकेंडरी डेटा का पूरा कंसेप्ट है वो हम अगले एक सेशन में पूरा कवर करेंगे। ठीक है, जो भी अपन सेशन रखेंगे, चाहे वो एक जो भी शुरू करेंगे उसको अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। जैसे अभी हिस्ट्री की बात हुई, अलग अलग डेफिनेशन की बात हुई, बेसिक बातें हुई। अगले सेशन में हम प्राइमरी सेकेंडरी डेटा के बारे में जो बेसिक टू एडवांस जितना क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में अलग अलग श्रेणियां सीरीज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में। फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, टेबुलेशन की भी बात होगी। फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसको मीन, मीडियन, मोड, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर जो रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, वो सारी चीजें। इस तरह हम सीढ़ी दर सीढ़ी सारी चीजें लेके चलने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुई सारी चीजें? सब लोगों के लिए सारी चीजें क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत या कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी बेसिक शुरुआत की है, धीरे धीरे समय अवधि भी हम बढ़ाएंगे क्लासेस के अंतर्गत, ताकि धीरे धीरे आपको भी आदत बने। और एक सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर, मिलने को तो हम सारी चीज़ें देते हैं, क्लास भी है, मटेरियल भी है,
लेकिन देखो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट हुआ, मैथ्स का सब्जेक्ट हुआ, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जब तक आपके पास कॉपी और उसमें खुद से पेन नहीं चलाओगे क्लास के साथ, तो मेरे ख्याल से उसमें आपका ज़्यादा उद्धार नहीं होने वाला है। तो आपसे यही गुजारिश रहेगी कि क्लासेस के साथ डेली प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। अब डेली के अगर 2-2, 3-3, 4-4 आज शुरुआत की है, थोड़ा-सा कम किया, अगली क्लास में और थोड़ी बातें बढ़ाएँगे। तो इस तरीके डेली के 3-3, 4-4 पेड़ होते-होते ऐसे ही अगर महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने क्लास होती हैं, तो उसके अंदर 2-2, 5-5 पेज ऐड होते हुए आपके पूरे प्रॉपर नोट्स बन जाएँगे, पूरे क्वेश्चन्स, एग्ज़ाम्पल्स लिखे रहेंगे। तो जैसे ही एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता है, तो फिर क्लास नहीं ली जाती है। आपके नोट्स अगर अच्छे बने हुए हैं, प्रॉपर बने हुए हैं, तो वो आप दोबारा बार-बार उनको रिवाइज़ कर सकते हो, क्योंकि क्लासेस जितना टाइम नहीं बचता है, अब तो बहुत समय रहता है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बहुत शानदार नोट्स आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है? तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं सब लोगों के लिए? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं सब लोगों के लिए, ठीक है? तो अगले सेशन में हम इससे आगे शुरू करेंगे। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर, वो पहले दिन से प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।